तो हेलो एवरीवन, रात के 1 बज गए हैं और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी लेक्चर रिस्पायरेशन का, ठीक है। और आज हमारा डे 7 है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन को डिटेल में। रिस्पायरेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ने को इसमें मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, पूरी PR यादव सीरीज़ है, ये आपको अच्छे से पता है। तो पेज नंबर 448 से 449 पे आपको रेस्पिरेशन टॉपिक मिल जाएगा, ठीक। रेस्पिरेशन होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं ना, 12th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन लाइक पहले से ही पढ़ा है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। क्या सिर्फ इतना ही रेस्पिरेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन इतना ही नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारा टेकिंग इन ऑफ ब्रेथ और टेकिंग आउट ऑफ द ब्रेथ हो गया, इसको हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन हमारा क्या हो गया, टोटल एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है, जो हम बाहर से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सचेंज हुआ गैस का, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। अब इसके अंदर इसमें तीन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है। पहला आपका हो गया वेंटिलेशन, ठीक। वेंटिलेशन इट इन्वॉल्व्स, वेंटिलेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, ठीक। ब्रीदिंग मतलब इंस्पिरेशन, टेकिंग इन एंड आउट, दोनों, टेकिंग इन एंड आउट, ठीक। ऑक्सीजन का या एयर को टेक इन करना और टेक आउट करना, ये, ठीक। आई होप राइटिंग ठीक होगी। ब्रीदिंग, ठीक। इसके बाद हमारा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है एट द एल्वियोलाई, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, ठीक है। जो एल्वियोलाई में जाके हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है, मतलब अब गैस जो है एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई में सबसे एंड में जाता है लंग्स के, तो वहाँ पे तो अब गैस का एक्सचेंज हो गया है। उसके बाद अब वो बॉडी के टिश्यूज तक, ठीक है, तो एक्सचेंज इनटू टिश्यूज ऑफ द बॉडी, टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं परफ्यूजन, ठीक है। 3 टर्म है हमारे, वेंटिलेशन, देन कम्स योर डिफ्यूजन और परफ्यूजन। वेंटिलेशन मतलब बाहर से हवा ली, इनहेल करी, एक्सहेल करी, ये हमारा वेंटिलेशन का प्रोसेस है, वेंटिलेट करना, वेंटिलेशन करना। दूसरा हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब अब जो एयर ली थी ना, वो लंग्स के थ्रू हमने बिल्कुल कहाँ तक पहुँचा दी उसको, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड में, गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम तक वो जो गैसियस एक्सचेंज हो गया, इसको हमने बोल दिया डिफ्यूजन हो गया। तीसरा जो हमारा है परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, अब आपकी बॉडी, ब्लड से बॉडी टिश्यूज में, ब्लड से गैसियस एक्सचेंज इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, कहाँ से, ब्लड से, ठीक है। ब्लड से जो गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी टिश्यूज में, उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेस्पिरेशन के, तो वो देखते हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेस्पिरेशन को देखते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसको यूपनिया बोलते हैं। यूपनिया, यूपनिया इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन। कितना होता है, 12 से लेके 20 ब्रेथ्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट नहीं है, ब्रेथ पर मिनट है। इसके बाद अगर हम बात करें रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन और रेशियो ऑफ हार्ट बीट की, तो वो 1:4 का रेशियो होता है। मतलब कि एक बार आप रेस्पायर करोगे तो उतने में आपका हार्ट 4 बार बीट कर जाएगा, तो 1:4 का रेशियो हम लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कितना रेशियो होता है। इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, जो हमारी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है लंग्स की, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो हमारी होती है 500 ml की टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक। इसके बाद जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस होता है, उस तरीके से इसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। अमाउंट मोर देन टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि मेरी 500 ml कैपेसिटी है, ठीक, लेकिन मैं 500 ml ज़्यादा रेस्पायर कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा डीप रेस्पिरेशन में आएगा, डीप रेस्पिरेशन में, ठीक। अगर टाइडल वॉल्यूम से लेस कैपेसिटी में मैं रेस्पायर कर रही हूँ तो किस में आ जाएगा, शैलो वॉल्यूम, शैलो क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, शैलो रेस्पिरेशन में। अब देखते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन हम एज वाइज देखते हैं, उसके बाद हम एबनॉर्मल कंडीशंस देखेंगे।
ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशंस की मैं बात करूँ, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की, तो अगर हमारा ये न्यू बॉर्न है, ठीक है, न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न के केस में आपका होता है 30 से लेकर के 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक। 1 ईयर का है अगर, तो 1 ईयर में होता है 20 से लेकर के 40 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। एवरेज आप बीच का निकाल सकते हो, इसका एवरेज हो गया 40, इसका एवरेज हो गया 30, ठीक। एडल्ट में कितना होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो एडल्ट में होता है 12 to 24, ठीक। और ओल्ड एज में कितना होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो ये हम लेते हैं 10 to 24, ठीक। ये होता है ब्रेथ्स पर मिनट, ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक। ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, उनको एबनॉर्मल कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं। रेट और रिदम में जब एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको ऊपर रखते हैं। इसके बाद हमारा है एबनॉर्मल रेट एंड रिदम, ठीक है। ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन जो हमारा एबनॉर्मल रेट एंड रिदम है, उसके लिए हम बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। उसमें हम कौन कौन से टर्म्स, उनका क्या क्या मतलब, एक एक करके समझते हैं। टेकीपीनिया, टेकी मतलब हमेशा होता है ज़्यादा, तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट हो तो हम टेकीपीनिया बोलेंगे। ब्रेडीपीनिया मतलब कम, लेस देन 10 बीट्स, आई मीन 10 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। डिस्निया मतलब लेबर्ड ब्रीदिंग, लेबर्ड मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत तकलीफ के साथ में सांस लेना, सांस नहीं सांस लेना, ठीक है। एपनिया, एपनिया मतलब होता है पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब बीच बीच में सांस रुक जा रही है फिर आ रही है, ठीक, रुक जा रही है फिर आ रही है, और साथ ही साथ तकलीफ भी हो रही है सांस लेने में, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑर्थोपेनिया, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल डिस्निया भी बोलते हैं इसको, पोजिशनल डिस्निया, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा ना, पोजिशनल डिस्निया में क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज लाइंग, ठीक, जब पर्सन लेटा होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन वही अगर वो खड़ा हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन होगा, तो उसका वो सांस लेना वो नॉर्मली लेने लगेगा, इसलिए इसको हम पोजिशनल डिस्निया भी बोलते हैं, ऑर्थोपेनिया को। फिर होता है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीक्वेंटली निकल रहा है, तो इसकी वजह से इसको हम इंक्रीज माइन्यूट वॉल्यूम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसकी वजह से हाइपोकैप्निया होता है। हाइपोकैप्निया का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाना, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस करा रहा है, ठीक। हर चीज़ से हमारी बॉडी में एक बैलेंस चाहिए होता है, ये निकल रहा है तो ये क्या करा रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस। अभी कुछ और टर्म्स हैं उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बता रही हूँ, इसके बाद हमारा आता है कॉजेज, मतलब हमने पढ़ा ना हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है। अभी हाइपर वेंटिलेशन के क्या क्या कारण होते हैं, तो ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का बहुत ओवरडोज हो गया तो उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, ठीक। एक्सरसाइज करने से हो सकता है, आई मीन एक्सरसाइज करने से हो सकता है। डीके यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से हो सकता है, जिसमें कि कुश्मुल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, मतलब इंसान उसमें भी बहुत तेज़ी से सांस लेता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से सांस लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैप्निया होगा। हाइपोकैप्निया होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस डेवलप होगा। लेकिन अगर हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन है, हाइपो में क्या है, पेशेंट धीरे धीरे सांस ले रहा है, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें हाइपर कैप्निया डेवलप होगा। हाइपर कैप्निया मतलब धीरे धीरे सांस ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक। ये कब होता है, ये कंडीशन कब डेवलप होती है, तो जब हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं,
सेडेटिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट एनेस्थीसिया दे दिया तो उसका जो अगर रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे सांस लेगा। धीरे धीरे सांस लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया हाइपरकैपनिया होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और इसका जस्ट उल्टा होता है हाइपरवेंटिलेशन में। बहुत तेजी से सांस निकल रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम हो गया, इसलिए हाइपोकैपनिया हुआ है, ठीक है। 2-3 कंडीशंस और बची हैं, उसको देखते हैं एब्नॉर्मेलिटी में जो आती हैं। इसके बाद हमारा आता है बाइटॉट्स रेस्पिरेशन। बाइटॉट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, मतलब जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होता है या हेड इंजरी का केस होता है तो उस टाइम ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसमें बहुत इरेगुलर पैटर्न्स होगा, कभी डीप, शैलो, फिर एकदम से कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, बहुत इरेगुलर पैटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं। एब्नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा काइनी-स्टोक्स रेस्पिरेशन। काइनी-स्टोक्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग के पैटर्न में क्या होता है, इसमें पहले इसमें डेप्थ जो होगी इंक्रीज करेगी, इंसान बहुत तेजी से सांस लेगा, फिर कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लग जाएगा, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए उसकी सांस लेगा ही नहीं, चली जाएगी सांस, जैसे कि 10 से 60 सेकंड का पॉज, इसको कि वेनिंग बोलते हैं, WANING, वेनिंग, ठीक है। तो ये होता है काइनी-स्टोक्स रेस्पिरेशन में। इसके बाद हमारा आता है स्टेटोरस रेस्पिरेशन। स्टेटोरस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रैटलिंग और बबलिंग की साउंड आती है सांस लेने पे। मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे, ठीक है। जो लोग ऐसे आप लोग देखे होंगे सोते सोते घड़घड़ाते हैं सांस, मतलब सांस रेस्पायर करते टाइम, तो वैसी रैटलिंग और बबलिंग की साउंड आती है, उसी को हम बोलते हैं स्टेटोरस रेस्पिरेशन, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टर्म जो कि रिलेटेड होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब क्या होगा, तो वो कंडीशंस देखते हैं। तो इसके बाद हमारे टर्म्स आते हैं रिलेटेड विद द O2 लेवल, कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, कम है, तो उस टाइम पे हम क्या टर्म्स यूज़ करेंगे। तो एनॉक्सिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, मतलब एब्सेंस है ही नहीं, तो उसको हम एनॉक्सिया की कंडीशन बोलेंगे। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कम है। और एब्सेंस मतलब तो बिल्कुल नहीं है ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या लैक मतलब होता है कम है ना, कम सप्लाई है ऑक्सीजन की, और एब्सेंस मतलब है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे एनॉक्सिया। और अगर कम है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोक्सिया। एनॉक्सीमिया मतलब होता है सेम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टू द ब्लड। ईमिया कहीं लग जाए तो ब्लड हो जाता है वो। हाइपोक्सीमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टू द ब्लड, ठीक। फिर हमारा आता है साइनोसिस। साइनोसिस होता है मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और द म्यूकस और स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना। क्यों हो जाना, क्योंकि O2 की सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, तब हम उसको बोलते हैं साइनोसिस। ये 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब होता है म्यूकस में, सेंट्रल बॉडी पार्ट्स में अगर हमें देखने को मिले तो उसको हम ब्लूइश डिस्कलरेशन, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल मतलब हाथ पैर में, ये नील बेड्स वगैरह में, ठीक है, ये सब देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब आउटर बॉडी, साइड की बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, तो हो गया पेरिफेरीज में, यानी कि पेरिफेरल साइनोसिस हो गया। एस्फाइक्सिया कंडीशन होती है स्टेट ऑफ सफोकेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, जैसे पूरा धुआं हो गया, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो मुझे तो सफोकेशन होगा, सांस फूलना, ठीक है, या मतलब सांस नहीं ले पाना ढंग से, उसको बोलते हैं एस्फाइक्सिया। फिर होता है हाइपरएपनिया। हाइपरएपनिया होता है इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, लाइक दैट, ऐसे सांस लेना, ठीक है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, इसको हम बोलते हैं हाइपरएपनिया। फिर होता है हमारा पॉलीएपनिया। पॉलीएपनिया में क्या होता है, शॉर्ट, शैलो और रैपिड ब्रीदिंग, ऐसे करके, ठीक है, शॉर्ट, शैलो और रैपिड ब्रीदिंग, सबके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज कर लिए, ठीक। पॉलीएपनिया। साई मतलब होता है डीप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, जो हम करते हैं ना रिलीफ वाली ब्रीदिंग,
ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई। और एयर हंगर होता है जब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा दो चीज़ें और होती हैं हमारे, कुछ होते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और कुछ होते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में हमारे आते हैं जैसे कि कैफीन हो गया, ठीक है, कैफीन का इंटेक करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ा देंगे, रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे। एक्सरसाइज वगैरह करने से भी हमारा रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स क्या हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देंगी, डिप्रेस भी कर देती है, जैसे कि सेडेटिव्स हो गए, नारकोटिक्स हो गए, एनाल्जेसिक्स हो गए, ठीक है, जो ड्रग्स दिए जाते हैं ना सेडेशन के लिए, या नींद वाली जो पिल्स होती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस करती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही था। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ब्रीदिंग पढ़ेंगे। और आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत लेट हो गया, चलिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सोते हैं आप, ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।